अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है सईद यूसुफ और आप देख रहे हैं समी टीवी। 2020 में बायोलॉजिस्ट की एक टीम ने टिबेटन प्लाटू से लाई गई एक आइस शीट में 33 टाइप्स के वायरसेस दरियाफ्त किए थे। इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि इनमें से 28 वायरसेस हम इंसानों के लिए बिल्कुल नए थे और हम इससे पहले इनके बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। और यही नहीं, इस आइस शीट की हर एक लेयर में मौजूद वायरसेस एक दूसरे से काफी अलग थे और अपने अंदर अलग अलग खतरे छुपाए हुए थे। अब जरा सोचिए कि कुछ मीटर लंबी आइस शीट में हमें इतने नए और अननोन वायरसेस मिल सकते हैं, तो 1,42,00,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैले एंटार्क्टिका कॉन्टिनेंट में न जाने क्या कुछ मौजूद होगा। आपने बर्फ के नीचे पुराने जानवरों के फोसिल्स को तो निकलते हुए देखा ही होगा, लेकिन क्या आप यकीन करेंगे कि बर्फ के नीचे एक पूरी नदी मौजूद हो सकती है? 2019 में जापान और नॉर्वे के कुछ रिसर्चर्स ने ग्रीनलैंड की आइस शीट के नीचे 16 किलोमीटर लंबी नदी को दरियाफ्त किया था। आइस शीट के ऊपर चलते हुए कोई भी इंसान सोच नहीं सकता कि इसके नीचे एक नदी बह रही है। रिसर्चर्स ने इस मिस्टीरियस रिवर का नाम द डार्क रिवर रखा है, क्योंकि अभी तक हमारे पास इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। लेकिन इसके अंदर हमें क्या कुछ मिल सकता है और यहाँ क्या कोई लिविंग क्रिएचर एग्जिस्ट कर सकता है, इस बात को हम लेक वोस्टोक की एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, जो एंटार्क्टिका की सबसे बड़ी लेक है। 15,700 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैली हुई ये लेक करीब 1200 मीटर गहरी है और इसका सरफेस टेम्परेचर -89 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। 1989 में इसकी ड्रिलिंग शुरू की गई थी, लेकिन ये काम बिल्कुल भी आसान नहीं था। 7 साल की ड्रिलिंग के दौरान 2 बार ड्रिल को रिप्लेस करना पड़ा और पूरे मिशन को 21 ईयर में पूरा किया गया। इस लेक में लिविंग क्रिएचर का मौजूद होना काफी हद तक मुमकिन है, क्योंकि यहाँ का ऑक्सीजन लेवल किसी नॉर्मल वाटर बॉडी के कंपैरिजन में 50 गुना से भी ज्यादा है। 2004 में यहाँ से आए कुछ सैंपल्स में हाइड्रोजिनोफिलक्स थर्मोन्यूटिलस नाम के बैक्टीरिया का डीएनए मिला था। ये बात खास इसलिए है क्योंकि बैक्टीरिया की ये नस्ल सिर्फ गर्म पानी में ही रह सकती है। तो फिर आखिर इस बर्फ से जमी लेक में ये कहां से आ गया? साइंसदानों के मुताबिक इस लेक के बॉटम में कुछ क्रैक्स मौजूद होंगे जो इसे जमीन में मौजूद हॉट वाटर सोर्सेज से जोड़ते होंगे। जनवरी 2015 में लेक वोस्टोक से लिए गए कुछ आइस सैंपल में साइंसदानों को कुछ अलग अलग टाइप्स के माइक्रोब्स मिले थे और इनमें ज्यादातर माइक्रोब्स तो काफी कॉमन थे, लेकिन 2 माइक्रोब्स ने खास तौर पर साइंसदानों का ध्यान अपनी तरफ माइल किया था। इनमें से पहला था लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया हमारे जिस्म में पाया जाता है और कई सारे फूड फर्मेंटेशन प्रोसेस में भी अहम किरदार अदा करता है, लेकिन ये बैक्टीरिया सिर्फ ऑर्गेनिक मैटर को ही कंज्यूम करता है और लेक वोस्टोक में तो कोई ऑर्गेनिक मैटर का नामो निशान ही नहीं। ये वहाँ कैसे जिंदा रहा? इसके मुताल्लिक साइंसदानों के पास कोई क्लियर एक्सप्लेनेशन मौजूद ही नहीं। यहाँ मिलने वाला दूसरा बैक्टीरिया हमारे लिए माइक्रोब्स की एक बिल्कुल ही नई स्पीशीज थी, जो ना सिर्फ पहले अननोन थी बल्कि इसका डीएनए जमीन पर मौजूद किसी भी जानदार के डीएनए से 86% से ज्यादा मैच ही नहीं करता। ये सब सुनने के बाद आप सोच में पड़ गए होंगे कि आखिर हमें आज तक इन जानदारों के बारे में क्यों नहीं पता था। लेकिन सोचने वाली असल बात तो ये है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से लगातार पिघलती आइस शीट इन वायरसेस और बैक्टीरिया को एक्सपोज करती जा रही है और वो दिन दूर नहीं जब इनमें से कोई एक नए पैंडेमिक को जन्म दे सकता है। अब बात पैंडेमिक की हो रही है तो हाल ही में चल रहे कोरोना पैंडेमिक 1980 में हुए स्पेनिश फ्लू को भी बिल्कुल नहीं भूल सकते। स्पेनिश फ्लू ने दुनिया की 20% पॉपुलेशन यानी कि 50 करोड़ लोगों को अपनी चपेट में ले लिया था और इससे मरने वालों की तादाद 2 से 5 करोड़ के दरमियान थी। 2005 में अमेरिका के रिसर्चर्स ने स्पेनिश फ्लू के इन्फ्लुएंस वायरसेस के सब टाइप के डीएनए को 75 साल से दबे बॉडी के अंदर से रिकवर किया था। जब उन्होंने लैब में इस वायरस को फिर से एक्टिव किया तो इसने तेजी से इंसानी जिस्म में फैलने की एबिलिटी शो की, जो कि हमारे लिए काफी खतरनाक है। अब जरा सोचिए कि अगर ये वायरस एक बार फिर से दुनिया में फैल जाए तो हमें कितनी बड़ी तबाही का सामना करना पड़ सकता है और कितने लोगों की जान जा सकती है। एंटार्क्टिका की मोलाइंस वैली में भी साइंसदानों को तकरीबन 80 साल पुराना वायरस मिला था, जो बर्फ से निकलते ही जिंदा हो गया। एंटार्क्टिका की बर्फ की लेयर अपने अंदर अलग अलग टाइप के बैक्टीरिया और वायरसेस को दबाए हुए है, जो अलग अलग क्लाइमेट कंडीशन में डेवलप हुए हैं
اور انہوں نے اپنے وقتوں میں کافی زیادہ تباہی مچائی ہوگی۔ کوئی نہیں جانتا کہ ان میں سے کون سا مائکروب کب برف کی شیٹ سے باہر نکلے اور ہمیں سالوں تک گھروں میں بند رہنے پر مجبور کر دے۔ ایسا کوئی ایک مائکروب کل کے دن ہم میں سے کسی بھی انسان یا اس کی فیملی کی جان لے سکتا ہے، اور ہم یہ نہیں کہہ پائیں گے کہ اس کا ذمہ دار کون ہے، کیونکہ ظاہری سی بات ہے کہ میں اور آپ اس دنیا میں رہنے والا ہر انسان کہیں نہ کہیں گلوبل وارمنگ میں اپنا حصہ ڈال رہا ہے، اور کوئی بھی زمین کے بڑھتے لگاتار ٹیمپریچر کے بارے میں نہیں سوچ رہا۔ ویسے آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہم اسی طرح کی کسی تباہی سے بچ پائیں گے، یا پھر ہم انسانوں کا سفر وہیں پہ ختم ہو جائے گا؟ ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ سو فرینڈز، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ لوگوں کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کریں۔